हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे SC/ST एक्ट पार्ट 2 पर। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने सेक्शन 1 से लेकर के 2 तक डिस्कस किया था। आज हम इसी क्रम में सेक्शन 3 से डिस्कस करेंगे आगे का। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 3 to 9 चैप्टर 2 को कवर करते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 to 9 में बताया गया है कि किस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि SC और ST कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा यदि कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसे SC/ST एक्ट में कितनी सजा दी जा सकती है, वो मैक्सिमम और मिनिमम सजा के बारे में बताया गया है, उसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तो एक प्रश्न आता है कि उसे मैक्सिमम कितनी सजा दी जा सकती है। मैक्सिमम जो सजा का लेवल है वह इसमें मृत्यु दंड तक की सजा का लेवल है। मृत्यु दंड तक उसे दिया जा सकता है। धारा 3 की उपधारा 2 का खंड ए बताता है कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और कम से कम सजा क्या हो सकती है? कम से कम सजा हो सकती है 6 महीने की। ठीक, इससे कम नहीं। 6 महीने से लेकर के मृत्यु दंड तक इस अधिनियम के अंतर्गत पास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे अत्याचार के अपराधों के विषय में। अत्याचार के अपराधों को धारा 3 में विशेष रूप से बताया गया है। धारा 3 को वो 2 उपधाराओं में विभाजित किया गया है। इन 2 उपधाराओं में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है और उस वर्गीकरण के अनुसार अपराधी व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, अत्याचार के अपराध धारा 3 से धारा 9 तक अध्याय 2 कवर करता है। इसमें हम धारा 3 को 2 उपधाराओं में विभाजित करते हैं, उपधारा 1 और उपधारा 2। उपधारा 1 में अपराध को अपराध के सामान्य वर्ग बताए गए हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि SC/ST वर्ग का नहीं है, यदि उसके द्वारा SC/ST के किसी सदस्य का अपमान किया जाता है, उसे क्षुब्ध किया जाता है, उसके आसपास या पड़ोस में मल मूत्र या कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है, तो इसके कुछ लिस्ट दी गई है। सेक्शन उपधारा 1 में एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में यदि कोई व्यक्ति आता है और ऑफेंस करता है तो उसे उपधारा 1 के अंतर्गत जो दंड दिया जाएगा, कम से कम दंड होगा वह 6 माह का होगा और अधिक से अधिक दंड जो होगा वह 5 वर्ष तक का हो सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कम से कम दंड है वो कितना है? 6 मंथ। ठीक, और अधिक से अधिक कितना है? 5 ईयर। ठीक, और जुर्माना साथ में, फाइन। ठीक है, ये आपकी सेक्शन 1 में 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, यदि सेक्शन 1 के क्लॉज में आप कवर होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारी 7 खंड दिए गए हैं। 7 खंड। ठीक है, इन 7 खंडों में विशेष प्रकार के अपराध SC/ST व्यक्ति के विरुद्ध में किए जाते हैं, उनको बताया गया है। क्लॉज 1 में ये बताया गया है। अब देखिए, यहां पर तो ये सामान्य सी बात है, इस कैटेगरी में कोई ऑफेंस किया गया है तो कम से कम 6 महीने की सजा दी जाएगी दोषित होने पर, और अधिकतम सजा जो है उसे 5 वर्ष तक दी जाएगी। 5 वर्ष से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये कुछ स्पेशल कैटेगरी है, यहाँ सजा के प्रावधान ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन इस क्लॉज खंड 1 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, SC/ST के किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित कराने के आशय से ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य देना जिसके बारे में उसे पता हो, उसे जानकारी हो कि ये मिथ्या है, या ऐसे साक्ष्य को उपयोग में ऐसे साक्ष्य को अस्तित्व में लाना या उसको फैब्रिकेट करना जिससे कि उसे मृत्यु दंड से दंडित करवाया जा सके। ठीक है, यदि ऐसे मृत्यु दंड से दंडनीय किसी मामले में मिथ्या साक्ष्य देता है या फिर उसे इस बात का ज्ञान है कि इस साक्ष्य से उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, तो इस कंडीशन में उसे क्या सजा दी जाएगी? ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो उसे सजा दी जाएगी वह LI, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास। ठीक है, यदि उस व्यक्ति के मिथ्या साक्ष्य के दौरान किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड निष्पादित कर दिया जाता है, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तो उस समय
उसे क्या दंड दिया जाएगा? अब उसे दंड दिया जाएगा सेम टू सेम, क्या? मृत्यु दंड। यही वह कंडीशंस है जहां पर सबसे अधिक दंड की बात कही गई है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो मिथ्या साक्ष्य वाले प्रोविजंस है कानून के अंदर, ये थोड़ा सामान्य प्रोविजन से हट करके हैं। आपको ये साबित करना होगा कि ये मिथ्या है। तो मिथ्या साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें न्यायालय के डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स को देखना होता है। उससे पता चलता है कि मिथ्या साक्ष्य है, किसने फैब्रिकेटेड एविडेंस अस्तित्व में लाया। तो इस प्रकार से पुलिस जो है सामान्यतः इस प्रकार के मामलों में डायरेक्ट संज्ञान, डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिखती है। ठीक है, सामान्यतः नहीं लिखती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर। ठीक है, इसमें मृत्यु दंड इंपोज किया जा सकता है। आईपीसी में भी बताया गया है 195 में, यदि किसी व्यक्ति को झूठी गवाही के आधार पर फांसी दे दी जाती है तो फिर उस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा? जिसकी झूठी गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को फांसी दी गई थी, तो उसमें आईपीसी में भी जो है मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर भी मृत्यु दंड ही है। इस प्रकार की यदि कोई कंडीशंस क्रिएट हो जाती है इस एक्ट में, तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। सेकंड में ही बताया गया है कि अब ऐसा कोई अपराध है जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है। ठीक है, तो उस ऐसे किसी अपराध में जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है लेकिन और कोई कारावास से दंडनीय है। ठीक है, कोई आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 वर्ष का भी हो सकता है, 7 वर्ष का भी हो सकता है ना। तो ऐसे किसी कारावास में जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है, फॉल्स एविडेंस लेकर के कोई व्यक्ति आता है, फॉल्स एविडेंस देता है या गढ़ता है, किसी प्रकार से उसे अस्तित्व में लाता है, उसे जानता है कि इससे सजा हो सकती है, तो उस कंडीशन में उसे कितनी सजा दी जा सकती है ना। तो उस कंडीशन में उसे जो है कम से कम 6 माह, कम से कम 6 मंथ और 7 ईयर्स या उससे अधिक जा सकती है। ये परिस्थितियों पर न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है। और फाइन, साथ में फाइन। यदि ये वाली कंडीशन मृत्युदंड वाली नहीं है, कोई और है, तो उसमें जो है ये कंडीशन से अप्लाई होगी। इसके बाद हम आते हैं 3 पर। 3 में और 4 में 2 कंडीशन है। रिस्टी है, इसमें भी रिस्टी है, इसमें भी रिस्टी है। ठीक है, अब ये जो रिस्टी की जाती है, ये रिस्टी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा की जाती है। ठीक है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा यदि कोई रिस्टी की जाती है और ये रिस्टी जो है संपत्ति को हानि, यहां पर भी पहुंचती है, यहां पर भी संपत्ति को हानि होती है, सदोष हानि रिस्टी में, सदोष हानि। लेकिन यहां पर भी संपत्ति को हानि होती है, सदोष हानि। लेकिन इसमें एक अंतर है फ्रेंड्स, या यदि इसमें और इसमें मुख्य रूप से अंतर ये है कि ये जो हानि की जाती है, रिस्टी की जाती है, ये किसी निवास गृह में की जा सकती है या पूजा के स्थल के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान पर की जा सकती है, या फिर संपत्ति को रखने के लिए हम कोई स्थान यूज करते हैं, जैसे कि स्थान के अंतर्गत कोई भवन आ सकता है, उसकी में रिस्टी की जाती है, तो उस समय इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। और ये जो रिस्टी है इन 3 से अलग होती है। संपत्ति को हानि पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति की गाड़ी खड़ी है, उसको आपने आग लगा दी उसमें, तो उसकी रिस्टी हो गई, या किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति को और हानि पहुंचा दी, तो ये रिस्टी की कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन ये रिस्टी मानव की निवास गृह से भिन्न स्थान पर की जाती है, इसलिए इसकी थोड़ी ग्रेविटी कम रहती है। और जो निवास गृह में पूजा के स्थान के रूप में या संपत्ति को रखने के लिए किसी गृह में की जाती है, किसी स्थान पर की जाती है, तो उस समय जो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है और यहाँ जो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इसमें जुड़ जाता है। देखिए रिस्टी दोनों जगह की जा रही है, लेकिन रिस्टी यहाँ पर भी है, रिस्टी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है सजा के प्रावधान कम है। इसमें कम से कम 6 महीने। देखिए इसमें आजीवन कारावास हो गया, यहाँ रिस्टी की जाएगी आजीवन, इसमें कम से कम 6 मंथ। अधिकतम सजा जो है इसमें अधिकतम सजा इसमें 7 ईयर्स। ठीक है, और फाइन तो साथ में सब में चली गई। ठीक है, आजीवन कारावास और फाइन इसमें भी। चौथे नंबर की रिस्टी में ये निवास गृह में की जाएगी, ये निवास गृह से इतर दूसरे किसी स्थान पर की जाएगी। ठीक है, संपत्ति को हानि दोनों जगह पहुंचेगी। तो 3 और 4 कवर हो गए। अब आते हैं अपने 5 पर। 5 में ये बताया गया है
कि आईपीसी के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडित, ठीक है, दंडनीय है किसी अपराध को किसी एसटी एसटी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है तो उस समय क्या दंड दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 5 में बताया गया है, इसके क्लॉज 5 में बताया गया है। फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं 6 पर 6 भी इंपॉर्टेंट है। 6 और 7 6 में बताया गया है कि अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है, अपराध का दुष्प्रेरण यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है और कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता देता है या फिर उसे अपराध से बचाने का प्रयास करता है, तो मतलब सॉरी वित्तीय सहायता देता है, उसको कुछ सपोर्ट करता है, तो माना जाएगा कि उसने भी सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है और दुष्प्रेरण के एवज में उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जिस प्रकार से आईपीसी के अंतर्गत दुष्प्रेरण में दंडित किया जा सकता है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे धारा 6 में कि आईपीसी के कुछ प्रावधान एससी एसटी एक्ट पर लागू किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स दुष्प्रेरण में उपबंधित दंड से दंडित उसे किया जाएगा। यहां पर हम आते हैं लोक सेवक की बात कही गई है। यदि इस धारा के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक है तो उसे दंड क्या दिया जाएगा, उसे दंड तो दिया जाएगा, उसके लिए बताया गया है कम से कम उसे 1 वर्ष का दंड दिया जाएगा, 1 वर्ष से कम नहीं दिया जाएगा और उपबंधित दंड तक उसकी सीमा जा सकती है, लेकिन कम से कम 1 ईयर। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किस प्रकार से धारा 3 2 उपधाराओं में बटी हुई है और 2 उपधाराओं में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, क्लॉज 1 इसमें करते हैं तो 6 मंथ, इसमें करते हैं 5 ईयर अधिक से अधिक। और फाइन तो इसमें सब जगह जुड़ना है क्योंकि फाइन न्यायालय जो है हर एक सेक्शन में आप देख रहे हैं कि फाइन जुड़ा हुआ है। यदि पेपर में पूछे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइन की अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंख बंद करके सब में फाइन लगाना है क्योंकि फाइन सबके साथ में इसमें ऐड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा सेक्शन 1 2 3 4 और 5 में जो है आजीवन का 10 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास दंडनीय। आईपीसी के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक की अवधि के 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भी कारावास दंडनीय अपराध एससी एसटी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है तो उसे दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें एलाइज दिया जाएगा, इसमें जो है दुष्प्रेरण की बात कही गई है, इसमें कम से कम 1 वर्ष का दंड दिया जाएगा, इसमें आजीवन कारावास का, इसमें 6 मंथ कम से कम 3 में 6 मंथ का है और 7 ईयर तक का। इस प्रकार से हमने ये सेक्शन 3 को कवर किया। सेक्शन 3 के बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 हमें बताती है कर्तव्यों के लिए उपेक्षा की बात करती है। ठीक है, कर्तव्यों के लिए उपेक्षा की बात करती है। देखिए सेक्शन 4 के प्रोविजंस कहां लागू होते हैं? ऐसे व्यक्ति पर जो कि एससी और एसटी का व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन 4 लोक सेवकों पर लागू होते हैं जो अधिनियम के अधीन जिन पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं उन पर ही लागू होते हैं, लेकिन उन पर भी वर्गीकरण है, उन पर भी ये उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो एससी और एसटी कैटेगरी के नहीं हैं। ये प्रावधान इसलिए रखे गए हैं क्योंकि देश की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मान लिया जाए किसी थाने में थाना प्रभारी एससी और एसटी व्यक्ति का नहीं है या ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं, तो उस समय यदि एससी और एसटी का पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है रिपोर्ट कराने के लिए तो हो सकता है कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाए या किसी कारण से ओबीसी या अपनी जनरल कैटेगरी के लिए झुकाव हो जाए। तो इस कारण से इसमें ऐसे मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि कोई एससी एसटी का व्यक्ति रिपोर्ट करने के लिए जाएगा तो उसे उसका ये कर्तव्य होगा कि उसे रिपोर्ट लिखित करनी होगी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसे व्यक्ति जो एससी एसटी को बिलोंग नहीं करते हैं, इसके सदस्य नहीं हैं, उन पर ये धारा 4 लागू होती है। और यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे कम से कम कितनी सजा दी जा सकती है? उसके लिए कम से कम सजा 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष, 6 मंथ कम से कम, ठीक, अधिकतम 1 ईयर।
ठीक, इसके बाद मान लिया जाए उसके कर्तव्य क्या है। कर्तव्य यही कर्तव्य है कि जैसे कि कोई पीड़ित व्यक्ति या सूचनाकर्ता थाने पर जाता है, सूचना देता है, तो थाना प्रभारी का ये कर्तव्य है कि वस्तु सूचना को लिपिबद्ध करने से पहले सूचना उसको पढ़कर सुनाए, या और उस पर हस्ताक्षर लेने से पहले उसको पढ़ करके सुनाए, और सूचना लिपिबद्ध करने के बाद में उसकी एक निःशुल्क कॉपी, उसको तत्काल निःशुल्क कॉपी दी जाए, है ना, और साक्षियों के और उनके जो है बयान नोट किए जाए, पीड़ित के बयान नोट किए जाए। इस प्रकार से कुछ लॉ की फॉर्म कानूनी की औपचारिकता है वो पूरी करनी होंगी। ये इसके वैधिक कर्तव्य हैं जो कि धारा 4 के अंतर्गत आरोपित किए जाते हैं, और यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो धारा 4 के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दंड किया जाएगा किसी व्यक्ति को, तो उसे दंडित करने से पहले उसकी एक प्रशासनिक जांच कराना आवश्यक होगी। प्रशासनिक जांच करने के बाद ही उस पर इस धारा को अप्लाई किया जाएगा और धारा के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग सेक्शन 4, ठीक, SC/ST एक्ट। अब ऐसे व्यक्ति पर संज्ञान कौन लेगा, किसे संज्ञान लेने की अधिकारता होगी? तो ऐसे व्यक्ति का संज्ञान लेने की अधिकारता अनन्य विशेष न्यायालय विशेष न्यायालय के पास होगी, और अनन्य विशेष न्यायालय विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति के लिए दंडित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 4 में ये देखा कि किस प्रकार से कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड किसी लोक सेवक को दिया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 बताती है कि सेक्शन 5 में ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जिसे इस अधिनियम के अधीन पहले दोषित किया गया है किसी भी अपराध में, चाहे वह 6 माह से किया गया हो, चाहे वह 7 वर्ष से किया हो, किसी भी लेकिन उसे दोष सिद्ध किया गया हो, ठीक है। यदि इस अधिनियम से इस अधिनियम से कोई व्यक्ति पहले भी दोषी हो चुका है किसी अवसर पर, और किसी पश्चातवर्ती अवसर पर वह दोबारा से फिर ऑफेंस करता है इस अधिनियम के किसी भी धारा के अंतर्गत, तो बताया गया है कि उसे कम से कम कितनी सजा हो सकती है। तो उसे कम से कम जो है 1 ईयर की सजा होगी, इससे कम नहीं होगी। क्योंकि इसमें सबसे कम सजा कितनी थी? इसमें यदि कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट में धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत भी कोई अपराध करता है तो उसे कम से कम सजा 6 माह की दी गई थी। अब यदि इसने दोबारा से वो ऑफेंस क्रिएट कर दिया, किसी भी कैटेगरी का ऑफेंस क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है, तो उसे सजा का प्रावधान क्या है? तो उसकी सजा का प्रावधान अब 6 मंथ वाला लागू नहीं होगा, अब 1 ईयर वाला लागू होगा। उसे कम से कम सजा दी जाएगी 1 ईयर। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ये MP DPO के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, कम से कम 1 ईयर। अब भाई उसने ऐसा अपराध किया है कि जज को लगता है कि इसे तो अधिक दंड देना चाहिए, तो फिर जज पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे 1 ईयर देना, नहीं, उसे उपबंधित दंड तक ले जाया जा सकता है, उपबंधित दंड तक, ठीक है। जो भी दंड उस समय उस धारा में है न्यायालय उसे पास कर सकता है, लेकिन कम से कम इससे कम नहीं देगा। ये न्यायालय के लिए बाध्यकारी है, उसे इसमें इस नियम को फॉलो कोर्ट को करना होता है सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस के आधार पर, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 हमें बताती है कि IPC के कुछ प्रावधान हैं जो कि इस पर लागू होते हैं, जैसे कि अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 5A, ठीक है। अध्याय 3 में दंडों के विषय में बताया गया है, ये लागू होता है इस पर, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे जुर्माना अधिरोपित करने वाला। तो जुर्माना जो अधिरोपित किया जाएगा ना इस एक्ट के अंतर्गत, वह अमर्यादित तो हो सकता है बट अत्यधिक नहीं हो सकता, उस व्यक्ति की कैपेसिटी से अधिक नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसमें अध्याय 3 में दंड के विषय में बताया गया है, जैसे कि आपने IPC में पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता तो उसे फिर कितना दंड दिया जाएगा, है ना। तो उसका जो क्लासिफिकेशन इसमें धारा 3 में किया गया है, चैप्टर 3 में किया गया है। चैप्टर 4 में अपवादों की बात कही गई है कि कब कोई ऑफेंस, कब कोई किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं जा सकता है। अब इसमें दुष्प्रेरण की बात कही गई है, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की बात कही गई है। तो इस प्रकार से ये सारे जो है अध्याय इस पर लागू होते हैं। अध्याय 23 भी इधर लागू होता है, जिसकी सेक्शन 511 है। यहाँ पर 34 सेक्शन 34 IPC की सेक्शन 34, 149 ये भी लागू होती है, क्योंकि जब अपराध एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो निश्चित तौर पर इन सेक्शंस को लागू करना जरूरी होता है। IPC की सेक्शन है, तो ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की सेक्शंस है।
अध्याय है, ये सारी चीजें इस पर लागू होती हैं। तो फ्रेंड्स अध्याय सेक्शन 6 में बताया गया है कि आईपीसी के कतिपय उपबंधों का SC/ST एक्ट को लागू होना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 हमें बताता है, सेक्शन 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापरण, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापरण। ठीक, इसमें दो कंडीशंस हैं, उपधारा 1 उपधारा 2। उपधारा 1 में क्या बताया गया है, यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध किया है और उसे ऐसा लगता है कि दोष सिद्ध करने के बाद में न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई संपत्ति है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करने में यूज की गई है, चाहे वह संपत्ति जंगम हो या स्थावर हो, चल हो या अचल हो, तो उस कंडीशंस में न्यायालय के पास ये एक अधिकार होगा कि वह दंड के अतिरिक्त यह आदेश पारित कर सकता है, उस संपत्ति के समापरण का आदेश कर सकता है। ठीक है, संपत्ति जब समाप्त की जाती है तो उसका क्या होता है, संपत्ति जब समाप्त की जाती है तो वह राज्य सरकार की कोष में जाती है। ठीक है, यहां दोष सिद्धि की बात की बात है, ये यहां दोष सिद्धि की बात की बात है, लेकिन यहां पर ड्यूरिंग ट्रायल न्यायालय को विचारण के दौरान यदि प्रतीत होता है कि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है, तो न्यायालय विचारण के दौरान उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल हो, जंगम या स्थावर, उसे कुर्क करने का आदेश दे सकता है। ठीक, उसे कुर्क कर लिया जाएगा। अब ये कुर्की का प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन ये है, मान लिया जाए यदि बाद में आगे चलकर विचारण के बाद उसकी विचारण का परिणाम उसकी दोष सिद्धि है, तो दोष सिद्धि में उस संपत्ति को समाप्त किया जाएगा। अब संपत्ति को समाप्त किया जाएगा, किस अनुपात में किया जाएगा, संपत्ति का जो समापन किया जाएगा उसका अनुपात जुर्माने के अनुपात के बराबर होगा। जितना जुर्माना न्यायालय ने इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर अधिरूपित किया गया है, उसी अनुपात में कुर्क की गई संपत्ति उसमें जो है ले ली जाएगी और ऐसी संपत्ति सरकार को समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि न्यायालय दो कंडीशंस में, एक तो दोष सिद्ध होने के बाद संपत्ति का समापन कर आदेश देता है, और सेकंड विचारण के दौरान ही किसी संपत्ति को कुर्क कर लेता है, और बाद में यदि उसका परिणाम विचारण का परिणाम यदि दोष सिद्धि होता है तो उसे समाप्त का आदेश दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सेक्शन 7 में किस प्रकार संपत्ति के समापन का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 हमें ये बताती है कि न्यायालय को यहां उपधारणा करनी होती है। उपधारणा के बारे में ये बात कही गई है। ये उपधारणा कैसे की जाएगी, 3 प्रकार की उपधारणाएं आपको यहां देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपराध करने में यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी है, तो न्यायालय ये मान के चलेगा, ये उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध करने का दुष्प्रेरण किया है। ठीक, अपराध के दुष्प्रेरण की न्यायालय उपधारणा करेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ठीक, तो यहां क्या दुष्प्रेरण की उपधारणा करेगा, अपराध के दुष्प्रेरण की, अपराध के दुष्प्रेरण की उपधारणा। ठीक है, सेकंड, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है और ऐसा अपराध किसी विद्यमान विवाद का फल है, ठीक है, किसी विद्यमान विवाद का फल है और एक से अधिक व्यक्ति हैं, तब न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्तियों ने धारा 34 और धारा 149 आईपीसी के तहत
अवधारणा करेगा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की न्यायालय अवधारणा करेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल कोई बात साबित न कर दी जाए। इस प्रकार से न्यायालय दो अवधारणा करेगा। तीसरी अवधारणा करेगा न्यायालय अनुसूचित जाति SC ST के सदस्य की जानकारी होने की अवधारणा। देखिए, न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उससे इस अधिनियम के अधीन ये ज्ञान था कि वह जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने अपराध किया है उसे उसकी जाति का या उसे उसके SC ST होने की जानकारी उसे थी जब तक कि तत्प्रतिकूल कोई बात साबित न कर दी जाए। तो ये बात हमें साबित करनी होती है, यानी कि अभियुक्त व्यक्ति को साबित करनी होती है कि अपराध किए जाते समय या उस वक्त उसे SC ST के व्यक्ति की जानकारी नहीं थी, उसे ये मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति SC ST को बिलोंग करता है, ना ही उसका ऐसा कोई इंटेंशन था। ठीक है, तो ये साबित करना किसे साबित करना होगा? ये साबित करना होगा अभियुक्त व्यक्ति को। ये अभियुक्त पे ऊपर भार चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से SC ST के सदस्य की जानकारी होने की अवधारणा न्यायालय करेगा जब तक कि उसे विपरीत साक्ष्य के द्वारा उसका खंडन न कर दिया जाए। तो इस प्रकार से न्यायालय ने तीन उदाहरणाएं की हैं, दुष्प्रेरण की उदाहरणा, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट उदाहरणा और SC ST सदस्य की होने की उदाहरणा न्यायालय लेकर के चलेगा। ठीक है, ये जो उदाहरणाएं की जाती हैं, अब उदाहरणों से संबंधित हमने कल एक बात पढ़ी थी, हमारी सबसे लास्ट डेफिनेशन थी 4, इसमें जो हमने बताया था कि ऐसे पद और शब्द जो कि इस एक्ट में परिभाषित हैं लेकिन वो इस एक्ट में प्रयुक्त तो किए गए हैं लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनका क्या मतलब निकाला जाएगा। तो हमने बताया कि स्टार्टिंग में IPC और CRPC का मतलब निकाला जाता था, लेकिन 2016 के अमेंडमेंट के बाद अब उसका मतलब एविडेंस के अकॉर्डिंग एविडेंस के संदर्भ में भी निकाला जा सकता है। तो एविडेंस में अवधारणाओं के बारे में जो बात कही गई है तो वो अवधारणा वाली प्रोविजंस यहाँ पर भी लागू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात जो कि अधिनियम में स्पष्ट नहीं है उसे हम IPC, CRPC और एविडेंस के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि उदाहरण। अब आते हैं सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 में एक विशेष पावर की बात कही गई है। सेक्शन 9 में इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार अपने किसी भी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति सेक्शन 9 में जब नियुक्त किया जाता है तो उसे क्या पावर होगी? उसे पुलिस थाने की, अब इसमें ये नहीं कहा गया कि पुलिस थाने के भाषाधक के अधिकारी की ताकत होगी, पावर होगी उसमें, या फिर उसमें SI की पावर होगी, नहीं। इसमें ये कहा गया है कि उसे पुलिस अधिकारी की पावर होगी। ठीक है, पुलिस अधिकारी की पावर क्या होती है? पुलिस अधिकारी की पावर ये होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, गिरफ्तारी करे, है ना, इसकी पावर होती है। तो इस प्रकार की पावर सरकार के द्वारा अपने किसी ऑफिसर्स को दी जा सकती है, और वह ऑफिसर जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्य करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन में भाग लेता है या फिर प्रोसिक्यूशन में भाग लेता है, तो उस समय सरकार के सभी अधिकारी और इस अधिनियम के अधीन सभी पुलिस कर्मचारी उसकी मदद करेंगे और उसको सहायता करेंगे, और वह व्यक्ति पुलिस की सारी शक्तियां अपने पास रखेगा। वो किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गिरफ्तार भी कर सकता है। आपके समक्ष प्रश्न ये आ सकता है, क्या सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति धारा 9 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उसे पुलिस की सभी पावर होगी, और वह विशेष तरह से मेंशन भी किया गया है एक्ट में कि उसे गिरफ्तारी करने की पावर भी होगी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सरकार अपने किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन पावर दे सकती है और उसे नियुक्त कर सकती है, लेकिन जो नियुक्ति का कार्य किया जाएगा वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाएगा। आई होप कि आपको चैप्टर 2 के सेक्शन 3 to 9 समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 निष्कासन। चैप्टर 3 निष्कासन बताता है कि ये अपराध होने से पहले ही की कार्रवाइयां होती हैं और अपराध ना हो, इसलिए इस प्रकार के प्रोविजंस SC ST एक्ट में मेंशंस किए गए हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत। चैप्टर 3 में सेक्शन 10
से लेकर के सेक्शन 13 तक कुल 4 धाराएं हैं। इन 4 धाराओं में बताया गया है कि किस प्रकार अपराध होने से पहले, अपराध होने की संभावना मात्र पर किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र से निष्कासित किया जा सकता है और कब व्यक्ति उस क्षेत्र में दोबारा वापस आ सकता है, और यदि वह निष्कासन का पालन नहीं करता है तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है। इन सारी बातों को डिस्कस किया गया है सेक्शन 10 से लेकर के सेक्शन 13 तक। तो फ्रेंड्स, ये जो इस निष्कासन का आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? क्या ये ऑर्डर सरकार के द्वारा दिया जाएगा? नहीं। पुलिस के द्वारा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ये ऑर्डर दिया जाएगा विशेष न्यायालय के द्वारा या अनंत विशेष न्यायालय के द्वारा। ये इस प्रकार का ऑर्डर पास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 10 में 2 कंडीशंस हैं। सेक्शन 10 में 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? या तो परिवाद पर या फिर पुलिस की रिपोर्ट पर। जब विशेष न्यायालय को पुलिस की रिपोर्ट मिलती है, उसके समक्ष परिवाद किया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे स्थान में है जिसके द्वारा जो है अपराध किया जाने की संभावना है, तो इस आधार पर विशेष न्यायालय क्या करता है, उस व्यक्ति को ये आदेश देता है कि ये व्यक्ति कौन होगा? ये भी वह व्यक्ति होगा जिसका निष्कासन किया जा रहा है। ये वह व्यक्ति होगा जो कि एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। और ये आदेश किस क्षेत्र के संबंध में दिया जा सकता है? ये आदेश स्पष्ट तौर पर सेक्शन में मेंशन किया गया है कि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत आर्टिकल 244 में विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 244 में जो क्षेत्र अनुसूचित हैं उनके संदर्भ में, ये ऑल ओवर इंडिया में बात नहीं चलती है, ये ऑल ओवर इंडिया में ये वाली प्रोविजंस लागू नहीं होती निष्कासन के, लेकिन ये विशेष क्षेत्रों में लागू होते हैं। 244 के अंतर्गत जो विशेष क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल है ना, तो उसमें ये प्रोविजंस लागू हो जाती हैं। तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आदेश देगा कि वह उस अपराध किए कर सकता है, अपराध उसने किया नहीं है लेकिन उसे न्यायालय को लगता है कि अपराध कर सकता है, तो उसे अपराध करने से रोकने के लिए उसका निष्कासन जरूरी है, उस क्षेत्र से हट जाए। ये जो आदेश दिया जाएगा ये सिर्फ 3 वर्ष तक दिया जा सकता है। अमेंडमेंट से पहले ये 2 वर्ष का था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसे 3 वर्ष का कर दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश के बिना उस क्षेत्र में वापस नहीं आएगा जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था अकॉर्डिंग सेक्शन 10। ठीक, सेक्शन 10 में 3 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 में आदेश दिया, उपधारा 2, उपधारा 2 में बताया गया है कि जब न्यायालय आदेश पारित करता है निष्कासन का किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति को संसूचित करे निष्कासन के आधार, कि किस आधार पर उसका निष्कासन किया गया है। तो यहाँ पर निष्कासन को संसूचित करने का न्यायालय का कर्तव्य है। 2 में, 1 में निष्कासन का आदेश है, 3 वर्ष से पहले नहीं, 3 वर्ष तक का उसे निष्कासन किया जा सकता है और न्यायालय के रोके के बिना उस क्षेत्र में लौट के वापस नहीं आएगा, आता है तो उसे जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, 3 में बताया गया है स्पेशल, 3 में इसको थोड़ी राहत दी गई है। जब इसे आधा संसूचित कर दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसे 3 में 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जो है एक अभ्यवेदन देना होगा। किसे? विशेष न्यायालय को अपनी सफाई देनी होगी और विशेष न्यायालय उसे सुनेगा। ठीक है, यदि वह सफाई देता है, अपना बचाव लेता है, वे निष्कासन के विरोध में अपना बचाव लेता है, तो उस समय यदि कोर्ट को ये लगता है कि मामले में ऐसे तथ्य मौजूद हैं, तो वे क्या करेगा न्यायालय या तो अपने सेक्शन 10 की उपधारा 1 में जो आदेश पारित किया था निष्कासन का, उसे या तो मॉडिफाई करेगा या फिर उसे रिवॉक करेगा। ठीक है, 2 काम कर सकता है, रिवॉक कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेक्शन 3 में, सेक्शन उपधारा 3 में सुनवाई चलती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 क्या बताता है? सेक्शन 11 बताता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा धारा 10 के अधीन जो आदेश पारित किया गया है, उस आदेश का उल्लंघन में जब कोई व्यक्ति वापस लौट के आता है तो क्या कर सकता है न्यायालय? देखिए,
धारा 10 के अधीन जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है, जिसके विरोध में आदेश दिया गया है, यदि वह न्यायालय की अनुज्ञा के बिना लौट करके आता है या धारा 10 की शर्तों का अनुपालन नहीं उल्लंघन करता है, तो उस दशा में न्यायालय उसे गिरफ्तार करवा सकता है और उस क्षेत्र से उसे बाहर निकाल सकता है। सेक्शन 11 में कुछ ज्यादा नहीं है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 12 पर। सेक्शन 12 हमें ये बताती है कि माप और फोटो लेने की पावर। देखिए, जिस व्यक्ति के विरोध में निष्कासन का आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किया जा रहा है, तो न्यायालय उसकी पहचान के लिए क्या करेगा, उससे ये कहेगा कि भाई वो अपनी माप यानी अपने माप लेने दे और अपने फोटो जो है दे। यदि कोई व्यक्ति अपनी माप या न्यायालय अपने फोटो देने से इनकार करता है, लेने नहीं देता, तो इसमें बताया गया है कि न्यायालय या जो माप और फोटो लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति है, जो कोई ऑफिसर्स है या कोई अधिकारी है, उसके लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह युक्ति युक्त वे सारे उपाय कर सके जिससे कि वह धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें आवश्यक बल भी प्रयोग किया जा सकता है धारा 12 में माप और फोटो लेने के लिए। धारा 12 में एक बात और बताई गई है, वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति का जो निष्कासन का आदेश है धारा 10 के अधीन जो पारित किया गया था न्यायालय के द्वारा, यदि उसे रिवॉक कर लिया जाता है, तो उस दशा में जो उसके माप हैं, जो उसके फोटो हैं, उसका क्या होगा। तो उसमें बताया गया है कि उसके फोटो उसके वापस कर दिए जाएंगे, जिस व्यक्ति से लिए गए थे उस व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे, उसके निष्कासन के आदेश को वापस लिए जाने पर, रिवॉक किए जाने पर, या फिर उसके जो है नष्ट कर दिए जाएंगे। फोटो के अंतर्गत नेगेटिव भी इसमें सम्मिलित है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं धारा 13 पर। धारा 13 हमें बताती है कि धारा 10 के अधीन किसी को आदेश पारित किया गया है और धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति ये शास्ति कितनी होगी। ठीक, जो कोई व्यक्ति धारा 10 के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है या फिर उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो वो किसी प्रकार से धारा 10 का उल्लंघन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति धारा 10 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है, ये बताया गया धारा 13 में। धारा 13 के अंतर्गत उस व्यक्ति को कम से कम जो है 1 वर्ष तक का दंड उसे दिया जा सकता है। 1 वर्ष तक का दंड, कम से कम नहीं, 1 वर्ष तक का। ठीक, 1 वर्ष तक के लिए दंडित किया जा सकता है। ये हुआ हमारा निष्कासन का अध्याय। आपको ये निष्कासन भी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स। इसके बाद हम आते हैं अपने अध्याय 4 पर। अध्याय 4 में बताया गया है कि विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक की बात करता है। अध्याय 4 में सेक्शन 40 अनन्य विशेष न्यायालय, ठीक, और विशेष न्यायालय। ठीक, ये आ गया अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय आप जो शब्द देख पा रहे हैं, ये 2016 के अमेंडमेंट के बाद SC/ST एक्ट में जोड़ा गया है। इस अनन्य विशेष न्यायालय कैसे स्थापित किए जाएंगे और विशेष न्यायालय कैसे स्थापित किए जाएंगे, इसके बारे में धारा 14 बात करती है। राज्य सरकार किसी भी राज्य में उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह के पश्चात अनन्य विशेष न्यायालय को स्थापित करेगी। ठीक है, इसमें 2 बातें आपको बड़े ध्यान से देखनी है। विशेष न्यायालय के लिए स्थापित वर्ड यूज होता है, स्थापित करेगी। ठीक है, इसके लिए विनिर्देश करेगी। ये जो विशेष न्यायालय है ना, ये सेशन कोर्ट
के लेवल के होंगे, ये सेशन कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, ठीक है। ये सेशन कोर्ट को इसमें तब्दील किया जाएगा विशेष न्यायालय अनंत विशेष न्यायालय में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से न्यायालय, जहां कहीं न्यायालय को सरकार को ही लगता है कि ऐसे कोई, देखिए, एक जिले के लिए कर सकते हैं या फिर 1 से 2 जिले के लिए भी एक ही विशेष न्यायालय हो सकता है, अनंत विशेष न्यायालय हो सकता है, ठीक है। अनंत विशेष न्यायालय, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो फ्रेंड, इस प्रकार से अगर सरकार को लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर इस अधिनियम के अधीन कम मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं, तो उस दशा में वह अनंत विशेष न्यायालय की जगह विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। विशेष न्यायालय, अनंत विशेष न्यायालय स्थापित करने का उद्देश्य है कि स्पीडी ट्रायल को फॉलो करने के लिए हमें अनंत विशेष न्यायालय की स्थापना करना है। सरकार स्थापित करेगी और विशेष न्यायालय को विनिर्दिष्ट करेगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं सेक्शन 14A, जो कि अपील की बात करता है। देखिए, अनंत विशेष न्यायालय के आदेश से और उसके जजमेंट से, ऑर्डर से, जो कि अंतर्वर्ती प्रवर्ती का नहीं है, कोई भी अपील उच्च न्यायालय को की जा सकती है, ठीक। और ये जो अपील की जाएगी उसके आधार क्या होंगे? उसके आधार होंगे तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर विशेष न्यायालय से, अनंत विशेष न्यायालय से अपील 90 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट को की जाएगी। और यदि किसी कारण से 90 दिन के अंदर अपील नहीं की जाती है, तो फिर कितने दिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट को अपील की जाती है, ठीक, हाई कोर्ट को, ठीक है। अपील की जो लिमिटेशंस है कितनी है? 90 दिन प्लस 180 दिन, मतलब इसमें जुड़ेंगे नहीं। अगर 90 दिन में अपील फाइल नहीं कर सकते हैं तो जो एक्सटेंड डेट होगी वो 180 दिन होगी। 180 दिन के बाद कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। 180 दिन के बाद कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से और अंतर्वर्ती आदेश की कोई अपील अनंत विशेष न्यायालय से हाई कोर्ट को नहीं की जाएगी, ठीक है। ये उसके फाइनल ऑर्डर से की जाएगी, ठीक है, लेकिन अंतर्वर्ती आदेश से नहीं की जाएगी। अब अपील का निपटारा अपीलेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट कितने समय में करेगा, उसकी क्या लिमिटेशंस है? तो देखिए, उसकी लिमिटेशंस है 3 मंथ। अपील का जो डिस्पोजल होगा वो है डिस्पोजल कितने दिन में होगा? 3 मास, ठीक। 3 मास में अपील का डिस्पोजल होगा। 3 मास से एक बात याद आई कि अनंत विशेष न्यायालय अपना जो है कार्रवाइयां न्यायालय में चार्जशीट फाइल करने से कितने दिन के अंदर की जाएंगी? तो 60 डेज, यहाँ इनकी 60 डेज है और अपीलेट कोर्ट की 3 मास, ठीक। यहाँ 60 डेज है, ठीक। आपको ये डेज है तो डेज ही याद करनी है, 2 मंथ नहीं करनी है। डेज है तो डेज 60 डेज और इसमें 3 मास, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनंत विशेष न्यायालय की अपील हाई कोर्ट को की जाती है और उनकी लिमिटेशंस 90 प्लस 180 डेज है। और उनको जो डिस्पोजल देना है वहां से स्पेशल कोर्ट को जो डिस्पोजल देना है वो देना है 60 डेज में, और अपीलेट कोर्ट को जो डिस्पोजल देना है अपना वो देना है 3 मंथ में, ठीक। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 हमें बताती है कि विशेष न्यायालय के लिए, अनंत विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक की बात करती है। सेक्शन 15 अनंत विशेष लोक अभियोजक। देखिए, अब ये लोक अभियोजक कौन होता है? लोक अभियोजक होता है सरकारी वकील, ठीक, या फिर विशेष लोक अभियोजक। ये दोनों ही जो नियुक्त किए जाते हैं ये वकीलों में से नियुक्त किए जाते हैं। विशेष न्यायालयों में सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक विशेष न्यायालय में जो है नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा। और ये किसे कर सकते हैं? देखिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लागू होता है कि
जिस अधिवक्ता ने न्यायालय में 7 वर्ष तक प्रैक्टिस की है, यानी कि न्यायालय में 7 वर्ष तक न्यायालय में वकालत की है, उस अधिवक्ता को यहाँ पर विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। कितने के लिए? 7 ईयर। 7 ईयर की प्रैक्टिस चाहिए किसी भी वकील की, और 7 ईयर प्रैक्टिस वाले वकील को यहाँ विशेष न्यायालय में, अनंत विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना सेक्शंस 15 तक विशेष न्यायालय। अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 15A को कवर करेंगे और सेक्शन 16 to 23 को कवर करेंगे। ठीक, अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा होने वाला है ना, इसलिए हम इसको अपने लेक्चर में आगे फिर किसी लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसे शीघ्र ही आपके लिए अपलोड किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ पार्ट 2 में यहीं तक डिस्कस किया। ये आपको डिस्कस कैसा लगा? अपने आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो कि जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए और भी अधिक एनर्जी के साथ में वीडियो बना सकें। बाय बाय।